गेलमान निशिजिमा संबंध यानी गेलमान निशिजिना रिलेशन। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है Q इज इक्वल टू जेड आई जेड प्लस बी प्लस एस अपॉन टू। बी प्लस एस को हम वाई से भी डिनोट करते हैं। बी है बैरियो नंबर, एस है स्ट्रेंजनेस, और इन दोनों का सम होता है हाइपर चार्ज। तो ये रिलेशन कहलाता है गेलमान निशिजिना रिलेशन। इस रिलेशन में चार वैल्यूज हैं, चार्ज Q, आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट, बैरियो नंबर और स्ट्रेंजनेस। तो इनमें से कोई तीन वैल्यूज अगर पता हो तो हम चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आई जेड यानी आइसोस्पिन का जेड कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था आई जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बार। वहाँ से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से गेलमान निशिजिना फॉर्मूले से भी हम आई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं और जो पहले फॉर्मूला बताया था उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं बैरियन नंबर्स और लेप्टॉन नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी बैरियंस हैं, बैरियंस का मतलब दोनों न्यूक्लियंस और जो भी हाइपरॉन्स थे सारे, ये सब मिलके बैरियंस कहलाते हैं। तो प्रत्येक बैरियन का एक बैरियन नंबर होता है, उसको B से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है +1। पार्टिकल के लिए +1 और एंटी पार्टिकल यानी एंटी बैरियन के लिए -1। पार्टिकल होगा उसके जैसे प्रोटॉन है उसके लिए बैरियन नंबर +1, एंटी प्रोटॉन के लिए बैरियन नंबर -1। इसी तरह से जितने भी बैरियंस हैं पार्टिकल के लिए +1, एंटी पार्टिकल के लिए -1। अब आते हैं लेप्टॉन नंबर पर। तो जैसा मैंने बताया था 6 लेप्टॉन्स बताए थे, 3 फैमिली थी, हर फैमिली में 2-2 लेप्टॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, म्यूऑन म्यूऑन का न्यूट्रिनो और टाउ टाउ का न्यूट्रिनो। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए लेप्टॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली का पार्टिकल है कोई, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कहलाता है और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल। न्यूट्रिनो न्यू ई पार्टिकल और न्यू ई बार एंटी न्यूट्रिनो। तो पार्टिकल्स के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर हो जाएगा Le इज इक्वल टू +1 और एंटी पार्टिकल्स के लिए Le इज इक्वल टू -1। इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है उसको हम Le से डिनोट करते हैं। म्यूऑन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉन नंबर है उसको L म्यू से डिनोट करेंगे और टाउ फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर को L टाउ से डिनोट करेंगे। ये तीनों इलेक्ट्रॉन नंबर्स आपस में अलग अलग हैं, यानी 3 तरह के इलेक्ट्रॉन नंबर्स होते हैं 3 फैमिली के अनुसार। इसी तरह से म्यू माइनस और न्यूट्रिनो, न्यू म्यू का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा +1 और म्यू प्लस और न्यू म्यू बार का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा म्यू माइनस। इसी तरह से टाउ फैमिली के लिए टाउ माइनस और इसके न्यूट्रिनो का इलेक्ट्रॉन नंबर होगा +1, L टाउ इज इक्वल टू +1 और एंटी पार्टिकल्स जो टाउ प्लस और न्यू टाउ बार, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर होगा -1। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग अभिक्रिया है, चाहे वीक अभिक्रिया है, चाहे ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सभी अभिक्रियाएं कुछ संरक्षण के नियमों का पालन करती हैं। तो उन संरक्षण के नियमों को हम, कंजर्वेशन लॉज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यथार्थ संरक्षण के नियम यानी उनको एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज और सन्निकट संरक्षण के नियम यानी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। तो यथार्थ संरक्षण के नियम वे नियम हैं जिनका पालन हर अभिक्रिया में होगा ही होगा। इनका पालन अगर नहीं होगा तो कोई भी अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा का पालन होगा ही होगा। लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नंबर है, बैरियन नंबर है, एटसेट्रा। तो इन वे राशियां, वे संरक्षण के नियम जिनका पालन, संरक्षण मस्ट है, अनिवार्य है, उनके बिना अभिक्रिया संभव नहीं है, उनको बोलते हैं यथार्थ संरक्षण के नियम। और कुछ संरक्षण के नियम ऐसे हैं जिनका कुछ अभिक्रियाएं पालन करती हैं, कुछ अभिक्रियाएं नहीं करती हैं।
उनमें आते हैं आइसोस्पिन I, इसका Z कंपोनेंट, स्ट्रेंजनेस S, पैरिटी मीन्स समता P, एक होता है चार्ज कंजुगेशन ऑपरेशन होता है, इसको किसी पार्टिकल पे लगाते हैं तो वो उस पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, एंटी पार्टिकल पे लगाएंगे तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये काम होता है इस चार्ज कंजुगेशन ऑपरेशन का। हाइपर चार्ज, तो ये क्वांटिटीज, ये संरक्षण के नियम वो हैं जिनका जरूरी नहीं किसी अभिक्रिया में इनका एक किसी का भी पालन नहीं हो, ऐसी भी अभिक्रिया होती है, कुछ का पालन हो कुछ का नहीं हो, ऐसी भी होती है, सबका भी पालन हो ऐसी भी होती हैं। तो इन संरक्षण के नियमों का पालन कुछ अभिक्रियाएं करती हैं, कुछ नहीं करती, इसी वजह से इनको बोला जाता है सन्निकट संरक्षण के नियम या अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। ऊपर वाले ये यथार्थ संरक्षण के नियम है, इनका तो पालन होगा ही होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में है, उसमें एनर्जी का भी संरक्षण होगा, लीनियर मोमेंटम की संरक्षण होगा, एंगुलर मोमेंटम का भी संरक्षण होगा, चार्ज का भी संरक्षण होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर का भी संरक्षण होगा, बैरियन नंबर का भी संरक्षण होगा। तो इन सभी क्वांटिटीज़ का संरक्षण होगा, इसलिए बोलते कहलाती हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस। अब ये तो पालन हो ही रहा है, इनमें से किस अभिक्रिया में किसका पालन होगा किसका नहीं होगा, उसी आधार पर हम पता लगाते हैं कि कौन सी अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कौन सी वीक है। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल अभिक्रिया की बात करूँ, ग्रेविटेशनल अभिक्रिया केवल द्रव्यमानों के बीच होती है, और नाभ की भौतिकी में हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल तीनों अभिक्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी, वीक में भी और विद्युत चुम्बकीय में भी। तो केवल इन तीन अभिक्रियाओं को लेके चलेंगे। तो कोई भी अगर रिएक्शन दी हो तो उससे हम पहचान नहीं सकते रिएक्शन को देखकर कि किस कैटेगरी में आएगी, स्ट्रॉन्ग में आएगी, वीक में आएगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अभिक्रिया होगी। तो कैसे पता लगाएंगे इसका? तो उसके लिए ये एक टेबल है, इसको याद रखना पड़ेगा। कंजर्वेशन लॉज फॉलोड बाई डिफरेंट इंटरेक्शंस, यानी विभिन्न अन्योन्य क्रियाओं द्वारा संरक्षण के नियमों का पालन। कौन सी अभिक्रिया किस संरक्षण के नियम का पालन करेगी? तो यहाँ पर देखिए मैंने केवल अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज लिए, यथार्थ वाले नहीं लिए, जो सन्निकट वाले लिए, जो यथार्थ है एग्जैक्ट है उनको नहीं लिए, क्योंकि एग्जैक्टों का तो पालन होगा ही होगा। इनमें से किसी का पालन हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता, तो वो कैसे होगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो सन्निकट संरक्षण के नियम है वो आइसोस्पिन, आईजेड, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज, पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन, ये सब ले लिए हैं। अब देखते हैं, अगर इन सभी क्वांटिटीज़ का संरक्षण हो रहा है हो किसी अभिक्रिया में, संरक्षण का मतलब है अभिक्रिया से पूर्व इस राशि का मान, यानी आइसोस्पिन का मान या इन कोई भी राशि हो, और अभिक्रिया के पश्चात दोनों समान है तो वो संरक्षित कहलाती है, कंजर्व्ड कहलाती है। तो अगर सभी का संरक्षण हो रहा है तो वो प्रबल अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? अगर केवल आइसोस्पिन का संरक्षण नहीं हो और बाकी सभी का संरक्षण हो रहा हो, आईजेड भी संरक्षित हो, स्ट्रेंजनेस भी संरक्षित हो, बाकी चीज़ें भी संरक्षित हो, तो ये अभिक्रिया विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया कहलाएगी। आई संरक्षित नहीं है, बाकी क्वांटिटी संरक्षित है, सभी संरक्षित है तो प्रबल अभिक्रिया। आई संरक्षित नहीं हो, बाकी सभी संरक्षित है तो विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया। और इनमें से कुछ भी संरक्षित नहीं है, न आई संरक्षित है, न आई जेड, न आगे की ये क्वांटिटीज, तो वो कहलाएगी दुर्बल अभिक्रिया। तो इस तरह से हम कोई भी अभिक्रिया लिखी हो उसको हम पहचान सकते हैं कि वो प्रबल अभिक्रिया होगी, विद्युत चुंबकीय अभिक्रिया होगी या दुर्बल अभिक्रिया होगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आइसोस्पिन के केस में आइसोस्पिन अभिक्रिया से पूर्व कितना होगा और पश्चात में कितना, कैसे निकालेंगे टोटल आइसोस्पिन, तो उसको लिए थोड़ा ये नोट याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए अभिक्रिया से पूर्व दो पार्टिकल हैं जिनकी क्रमशः आइसोस्पिन I1 और I2 हैं, तो दोनों की टोटल जो आइसोस्पिन होगी उसकी कई वैल्यूज़ हो सकती हैं।
तो वो कैसे निकालेंगे? पहले तो I1 और I2 को का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे। फिर इनको डिफरेंस लेके कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर ऐड करेंगे, ऐड करके भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो डिफरेंस और ऐड के जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे, और डिफरेंस वाली जो वैल्यू आई है उसमें एक ऐड करते जाएंगे, और जब तक करते जाएंगे जब तक हम इस सम वाली वैल्यू पे नहीं पहुंच जाते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिफरेंस आया 0 और सम आया 3, तो आइसोस्पिन की जो संभावित मान क्या क्या होंगे? 0, अभी 0 में 1 जोड़ दो, 1 फिर उसमें 1 जोड़ दो, 2 फिर उसमें 1 जोड़ दो, 3। तो 3 जो सम आया था वो 3 था। तो 0 से 3 तक कितनी वैल्यूज हो गई? 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हो गई। तो आइसोस्पिन की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 4 वैल्यूज हो गई, 0, 1, 2 और 3। ठीक है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट आएगा, 2 पार्टिकल आएगा, उनमें भी हम इसी तरह से आई का मान निकालेंगे। पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, फिर ऐड करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट की जो वैल्यू आई उससे ऐड करने की वैल्यू तक एक एक डिफरेंस के बराबर ले लेंगे। अब देखेंगे कि रिएक्शन से पहले जितनी वैल्यूज आ रही हैं आई की और रिएक्शन के बाद जितनी वैल्यूज आ रही हैं आई की, उनमें से कोई एक वैल्यू मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर एक भी वैल्यू मैच कर रही होगी तो हम कहेंगे आई यानी आइसोस्पिन इज कंजर्व्ड, आइसोस्पिन संरक्षित है। एक एग्जाम्पल से मैंने बताया आइसोस्पिन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल के आइसोस्पिन 1/2 है, दूसरे पार्टिकल के आइसोस्पिन 1 है। तो पहले इनका डिफरेंस लिया 1/2 - 1, तो इसका जो डिफरेंस आया -1/2, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो ये हो गया 1/2। सम किया 1/2 + 1, तो ये हो गया 3/2। अब 1/2 से 3/2 तक हम चलेंगे एक एक जोड़ते हुए। तो 1/2 में एक जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधा ही 3/2 आ जाएगा। तो दो ही वैल्यू हो गई 1/2 और 3/2। तो आई की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 1/2 और 3/2। तो इस तरह से हम अभिक्रिया से पूर्व कितना आइसोस्पिन है और अभिक्रिया के पश्चात कितना आइसोस्पिन है वो हम निकाल सकते हैं। फिर उनमें मैच कर लेंगे, कोई भी वैल्यूज मैच मिल रही है, कॉमन है या नहीं है। कॉमन है तो संरक्षित है, नहीं कॉमन है तो संरक्षित नहीं। वैसे इस तरह का केस किसी किसी इक्वेशन में रिएक्शन में आता है। जनरली तो अभिक्रिया से पूर्व जो आइसोस्पिन है दोनों पार्टिकल की उनको ऐड करेंगे, अभिक्रिया के पश्चात ऐड कर लेंगे तो वो दोनों मैच कर जाती हैं, तो वहीं से पता लग जाता है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रही हैं तभी हमें देखना पड़ेगा इस तरीके से, जो मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके से फिर मिलान करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनमें से कौन सी मैच कर जाए, तो ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम इस टेबल का हम यूज करेंगे डिफरेंट इक्वेशंस को कैटेगरी में बांटने में। प्रबल कौन सी है, विद्युत चुंबकीय कौन सी है, दुर्बल कौन सी है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्न अभिक्रियाओं में से प्रबल, दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये 10 रिएक्शंस मैंने लिख दिए। अब इनमें से कुछ प्रबल हैं, कुछ दुर्बल हैं और कुछ विद्युत चुंबकीय हैं। अब देखने से तो कुछ नहीं पता लग रहा कौन सी प्रबल होगी कौन सी दुर्बल होगी, लेकिन हमने जो यहाँ ये टेबल बनाई है इसका हम यूज करेंगे। अगर सारे पैरामीटर्स संरक्षित हैं तो प्रबल, आई संरक्षित नहीं है बाकी के संरक्षित हैं तो विद्युत चुंबकीय, और कुछ भी संरक्षित नहीं है तो दुर्बल। तो हम यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हम केवल ये ऊपर की 2 क्वांटिटीज ही चेक करेंगे, नीचे की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आई और IZ हमने चेक कर लिए तो उससे ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया प्रबल है, कौन सी विद्युत चुंबकीय, कौन सी दुर्बल है। ठीक है। तो 2 वैल्यूज से हम पता लगा लेंगे। तो मैं पहले ये अभिक्रिया लेता हूँ, पाई माइनस प्लस पी, पाई माइनस और पी का रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, और ये नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप ये या जो भी अभिक्रिया हो रही है विद्युत चुंबकीय भी हो सकती है, उसके फलस्वरूप पाई 0 + n, पाई 0 और n में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख ली। ये बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर तो
क्योंकि ये यथार्थ संरक्षण के नियम है, इनका तो पालन हो रहा होगा तभी ये रिएक्शन हुई है। तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया इनको, वैसे एक नज़र में देख लो बस कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ जब अभिक्रियाओं में चेक करेंगे उस समय चेक करने की ज़रूरत नहीं। वैसे कैसे चेक करते हैं इनको वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए मैंने लिखा वो बैरियन नंबर। तो ये पाई मेसोन बैरियन नहीं है तो इसके लिए बैरियन नंबर 0। प्रोटॉन बैरियन है, पार्टिकल है तो +1। पाई 0 भी बैरियन नहीं है तो 0। न्यूट्रॉन बैरियन है +1। तो अभिक्रिया से पूर्व कुल बैरियन नंबर +1, अभिक्रिया के पश्चात +1, दोनों वैल्यू सेम है, अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात, तो ये कंजर्व्ड है। बैरियन नंबर इज कंजर्व्ड। ऐसे ही लेप्टॉन नंबर, तीनों फैमिलियों का अलग अलग चेक करना होता है। वैसे कोई भी रिएक्शन अगर संभावित ये दिया हुआ है कि वो रिएक्शन संभव है और उनमें हमें केवल ये छांटना है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इनको बी और बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि ये लिखा हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लेप्टॉन नंबर के संरक्षण के आधार पर या बैरियन नंबर के संरक्षण के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं, तब तो हमें बैरियन नंबर भी चेक करना पड़ेगा, लेप्टॉन नंबर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। हमें तो यहाँ पर ये संभावित अभिक्रियाओं में से हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कौन सी दुर्बल है, कौन सी वीक है और कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आई। तो आई, अब ये हमें याद होना चाहिए आई और आई जेड। यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक बता देता हूँ। जिस फैमिली में 3 मेंबर होते हैं उसके लिए आई 1 होता है, आई की वैल्यू। जिसमें 2 मेंबर होते हैं उसके लिए आई की वैल्यू 1/2 होती है, और जिसमें 1 मेंबर होता है, सिंगलेट होती है, उसमें आई की वैल्यू 0 होती है। तो पाई में 3 मेंबर है तो आई की वैल्यू 1। प्रोटॉन में न्यूक्लियन फैमिली में 2 पार्टिकल होते हैं तो आई की वैल्यू -2, 1/2, ये 1/2। तो इधर 1 हो गई प्लस 1/2, इधर भी ऐसे ही पाई की वैल्यू 1 और न्यूट्रॉन की के लिए आइसोस्पिन 1/2। तो अभिक्रिया से पूर्व 1 + 1/2, यहाँ भी 1 + 1/2, तो 3/2 और 3/2 दोनों मैच कर गई। तो जब मैच कर गई तो हमें ये प्रोसीजर अपनाने की, ये जो प्रोसीजर है इसको अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मैच कर रही है वैल्यू 3/2 और 3/2। अगर यहाँ डिफरेंस आता दोनों में तो हमें इस प्रोसेस से उनको चेक करना पड़ेगा। क्या पता कौन सी कोई वैल्यू मैच कर जाए, तो हमें चेक करना पड़ेगा। फिर अब आते हैं आई जेड पर। तो आई जेड पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आई जेड कैसे निकालते हैं। तो उसी तरीके से पाई माइनस का -1 और प्रोटॉन का 1/2, पाई 0 का 0 और न्यूट्रॉन का -1/2। तो अभिक्रिया से पूर्व आई जेड की वैल्यू हो गई -1 + 1/2 यानी -1/2। अभिक्रिया के पश्चात भी -1/2, दोनों वैल्यू सेम है, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात आई जेड की वैल्यू सेम है, तो एक हम लोग आई जेड भी संरक्षित है। अब आता है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज, इनमें चारों में से कोई भी पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब सभी की स्ट्रेंजनेस 0 है। 0 + 0, इधर भी 0 + 0। तो वैसे स्ट्रेंजनेस चेक करो या मत करो, 2 चीज़ें चेक कर लो, आई और आई जेड। इससे ही पता लग जाएगा कि अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग है, वीक है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो सभी चीज़ें ये संरक्षित हो गई, सभी चीज़ें संरक्षित हैं, तो अभिक्रिया किस कैटेगरी में आ गई, प्रबल अभिक्रिया, प्रबल अभिक्रिया की कैटेगरी में आ गई। तो ये जो पहली इसलिए लिखा है 10 इट इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। बाकी अभी अभिक्रियाएँ इनको भी ऐसे ही पहचानेंगे। तो इनमें से कुछ अभिक्रियाओं को मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आपसे सॉल्व करवाऊँगा, होमवर्क दूंगा आपके लिए। तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, आई और आई जेड कैसे निकालते हैं ये भी याद रखना पड़ेगा, तभी आप इनको अलग अलग कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके।